अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। आज मार्केट में जो 100 इंडेक्स है वो 95 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 40,164 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ये हाई गया था इसका 40,220 पॉइंट्स पर और लो रहा इसका 39,472 पॉइंट्स पर। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 352 कंपनीज ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 188 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई और 139 कंपनीज डिक्लाइन पर और 25 कंपनीज अनचेंज रहीं। ओवरऑल अगर हम मार्केट शेयर्स की बात करें तो तकरीबन 25 करोड़ 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 7 अरब 73 करोड़ रुपए बनती है। इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन चेक करें KSE 100 इंडेक्स का तो 15 करोड़ 54 लाख शेयर्स का 100 इंडेक्स ने कारोबार में हिस्सा लिया, जो कि मार्केट का तकरीबन 61% हिस्सा बनता है। और अगर हम इसकी मालियत चेक करें तो वो तकरीबन 6 अरब रुपए बनती है, जो कि मार्केट का तकरीबन 78% हिस्सा बनता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें टॉप सेक्टर्स की तो आज वनस्पति ने आज टॉप किया, मार्केट को लीड किया तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख शेयर्स के साथ। दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स रहीं, जिन्होंने 3 करोड़ शेयर के साथ मार्केट को दूसरे नंबर पर रहे। और तीसरे नंबर पर रही हमारे पास सीमेंट सेक्टर, जो कि 2 करोड़ 45 लाख शेयर्स के साथ रहे। नाज़रीन, अगर हम बात करें ओवरऑल आज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तो उसमें तकरीबन 36 करोड़ 27 लाख रुपए का कारोबार हुआ, जो कि रिकॉर्ड किया गया इसके अंदर। नाज़रीन, कल हमने आपके साथ एक कमिटमेंट शेयर की थी कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सुहेल फारूक एंड टीम, जो कि एफिलिएटेड है विद मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ कराची पाकिस्तान के साथ। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल फारूक साहब, जो कि हेड हैं इस टीम के, और उनके साथ मौजूद हैं सुफियान साहब। कैसे हैं आप लोग जी? हम आपको अपने प्रोग्राम स्टॉक गाला में खुश आमदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर, मार्केट में कुछ जो एक हलचल मची हुई है आजकल, एक अननोन फेयर भी है इन्वेस्टर्स को, और एक अजीब एबनॉर्मल सी कैफियत है पिछले 2-3 हफ्तों से या 3 हफ्तों से, उससे पीछे भी अगर हम चले जाएं। वैसे तो ये ओवरऑल सितंबर 11 से उसके बाद से डाउनफॉल ही आता जा रहा है मार्केट के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि ये मार्केट का ये ट्रेंड, क्या ये ट्रेडिशनल ट्रेंड है, इस तरह मार्केट बिहेव करती है, या कोई ये स्पेसिफिकली ऐसा इस वक्त चल रहा है? नहीं, मार्केट इसी तरह ही बिहेव करती हैं। देखिए, जब मार्केट नीचे होती हैं, जैसे एक अच्छे लेवल पे होती हैं जहाँ बहुत पब्लिक को अच्छी लगती हैं चीज़ें, सस्ती होती है मार्केट जी जी। उसके बाद मार्केट एक रैली बनाती है इवेंट्स की वजह से, या खबरें ऐसी होती हैं, फिर एक रैली बनती है। अगर जैसे क्योंकि ये जो मार्केट गिरी थी ये तो बिकॉज ऑफ कोरोना, स्पेशली क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से गिरी थी। ठीक है। और ऐसे लेवल पे चली गई थी जो जहाँ पर लोग पैनिक कर गए थे, लोगों की आम जिंदगी बिल्कुल, क्योंकि 100 साल बाद स्पेनिश फ्लू के बाद एक ऐसा चीज़ें आई थी और लोग उसको स्पेनिश फ्लू से तशबीह दे रहे थे, मिला रहे थे। ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन लोगों को खौफ बढ़ता जा रहा था। वो फियर ज़्यादा था बनिस्बत जो आजकल फियर है। उसमें जो पैनिक कर गई, एक बस जिंदगी बचाने का खौफ था इंसानों को। ठीक है, तो वो तो समझ आता है कि बिल्कुल क्रैश हो गई। ठीक है, वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक किया मार्केट ने, जो अपने आप को जो रिकवर करती है थोड़ा सा, एक नॉर्मल 32,000 31,000 पे आ गई, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो थे हमारे यहाँ वो ऊपर थे, लोगों के पास पैसे थे नहीं, लॉकडाउन हो गया था, अचानक से लोग सोच रहे थे कि अब आगे कारोबार का क्या होगा। जी, फिर थोड़ी जो हमारी माशी टीम है एक हुकूमती, उनकी तरफ से थोड़े से कुछ ऐसे काम किए गए, या गवर्नर स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ईज किया, कुछ चारों तरफ से चीज़ें आई। थोड़ा IMF ने हमें रिलीफ दिया, कंस्ट्रक्शन पैकेज, जी, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया। फिर जो कोरोना की जो लहर कम होती हुई नजर आई, कोऑर्डिनेशन नजर आया। जी जी, वहाँ पर आप देखें जब जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम हुआ है जी, तो उस वक्त जब आखिरी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है 100 बेसिस पॉइंट, तो उस वक्त 33,750 थी, टू बी वेरी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है, और उसके बाद रैली बनी 10,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट। सही, जिसमें बीच में थोड़े आप कह सकते हैं, अगर ग्राफ पे अगर आप देखें तो थोड़ा कभी थोड़ा ऊपर नीचे 500-600 पॉइंट का करेक्शन, इवन ऐसा भी हुआ कि 1000 पॉइंट का करेक्शन, लेकिन 42,800 जो है वो ऑलमोस्ट हाई मारा। हमें कह सकते हैं कि तकरीबन 10,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली बनी, और 9 से 10,000 पॉइंट की रैली बनी। तो 9 से 10,000 पॉइंट की रैली के बाद जब मार्केट इतनी बढ़ जाती है, जब वो अपने कोई टारगेट अचीव कर लेती है, या अपने वैल्यू पे आ जाती है, या ओवर वैल्यूड हो जाती है, उसके बाद ये चीज़ें बहाना होती हैं सब
ठीक है। कि अनसर्टेनिटी है, हाँ हाँ। गैर यकीनी की सूरत हाल इसको कह रहे हैं। जी जी जी। और ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा इंस्टेबिलिटी है। भी ऐसी है, कुछ बन रही है, ऐसी सूरत हाल अभी तो डेवलप हो रही है। ओपोजिशन ने कुछ ड्रैग डाउन करने की कोशिश की है गवर्नमेंट को, और तो गवर्नमेंट उसको ये कर तो रही है। बहाना होता है। जिस तरह देखिए जब चढ़ रही थी मार्केट, जी जी। तो उस वक्त तो आपको शायद याद होगा कि हमारे असद उमर साहब ने कहा था कि 12 लाख केसेस हो जाएंगे जुलाई 30 तक। हाँ बिल्कुल ऐसे था। तो उस वक्त बिल्कुल। बाजार चढ़ रही थी। हाँ, क्योंकि उसके साथ लगा हुआ था इंटरेस्ट रेट का बहाना, हाँ, तो ऊपर जाने के लिए भी बहाना और ऊपर नीचे। ऊपर जाने के लिए ट्रिगर्स थे ना, जी जी। ट्रिगर्स थे। और आपके सेंटिमेंट्स अचानक स्ट्रांग हो गए थे, तो फिर उस वक्त भी अगर आप देखें सिंध हुकूमत की और वफाक की लड़ाई चल रही थी इसी कंटिन्यूस। हाँ बिल्कुल इसी वजह से। और कितनी ही चीजें थे, लोगों के लॉकडाउन का पता नहीं था कब खुलेगा। पार्शली पहले तो लॉकडाउन लगाने के ऊपर इतना अनसर्टेनिटी रही, फिर जब लग गया तो फिर वो उसके ऊपर फिर अलग से रमजान के प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया। एंड ऑफ द रमजान खुला भी, जी जी। फिर वापस दोबारा लगाया गया, जी, फिर जी। लोगों में खौफ हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिरी। हाँ हाँ। देखिए दोबारा तो लॉकडाउन फिर होना। आप जो बात कर रहे हैं, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं कि कोविड के ये आफ्टर शॉक्स हैं, और एक तरफ से मार्केट काम कर भी रही है, दूसरी तरफ से आप ये कह रहे हैं कि इसके ये कोविड के की वजह से ज़्यादा इसकी जो लहर आई है मार्केट के डाउनफॉल की तरफ, ये उसके असरात नहीं, मैं कह रहा हूँ मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रही है। बिहेव कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मार्केट अच्छा, अब जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। ठीक है। एबनॉर्मलिटी तो उस वक्त थी जब कोविड आके बिल्कुल क्रैश कर गई क्रैश कर मार्केट। गया था। ठीक है। वहां से जब वापस आई है तो मार्केट ने अपने नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर ठीक दिया। है। मैं एक्चुअली आपसे ये चीज़ मैंने इसलिए थोड़ा सा दोबारा से प्रिसाइजली मैंने पूछना चाहा कि लोगों के अंदर इस चीज़ की मिसकंसेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि कोविड की वजह से अब तक उसके आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं और मार्केट अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मार्केट इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है। मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रही है, जी। क्योंकि मार्केट अगर नॉर्मल बिहेव नहीं करती तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट नहीं करती। ठीक है। देखिए मार्केट एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या? ठीक है। कंपनीज लिस्टेड होती हैं, ठीक है। यहाँ अपने कैपिटल को रेस करती हैं, रेस करते हैं। बिल्कुल। और उसकी जो प्राइसिंग पे है या तो लोग स्पेकुलेट करते हैं या फिर उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही। यही है स्टॉक जी, मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्पेकुलेशन कभी ज़्यादा हो जाता है हम्म, तो मार्केट ओवरबॉट हो जाती है। हम्म, अब आप कह नहीं सकते कि मार्केट कल क्या होगी, सही। नोबडी नोज। ठीक है। तो थोड़ी आपकी रीडिंग होती है, लोगों की थोड़ी सी अपनी अपनी कैलकुलेशन, हर आदमी की अपनी। कैलकुलेशन ऑब्वियसली। ठीक है। कोई टेक्निकली कैलकुलेशन करता है, कोई फंडामेंटली कैलकुलेशन करता है, कोई सेंटिमेंट्स पे जाता है, कोई अपनी स्क्रीन रीडिंग करता है। हर आदमी का अपना देखने का नज़रिया होता है। जी ठीक है। कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, आप किसी मूवी को ही देख लेंगे तो आपको उसको देखने का नज़रिया अलग है, आपने अलग कुछ उससे। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज डिफरेंट साइकीज, तो हर बंदे की साइकी अलग है, तो वो उस हिसाब से उसकी फोरकास्टिंग भी डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन मार्केट बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। ठीक है। अगर मार्केट जैसे अननोन फियर जो होता है, जैसे आपने कहा बेहतरीन चीज़ है। जी जी। अब ये ऐसा फियर है कि इसके अंदर आप कंफ्यूज्ड हैं कि सियासी मार का आराई तो नहीं हो जाएगी, हाँ हाँ। गवर्नमेंट तो नहीं चली जाएगी। जी बिल्कुल। एक फियर तो ऐसा, वो तो फियर चलो नॉन फियर तो था ना, कम से कम कोरोना का नॉन फियर था कि भाई जानते तो थे कि भाई मर जाएंगे या फिर अस्पताल में चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये अननोन फियर एग्जैक्टली आपने जो पढ़ा ना, यही जो है वो साइडवेज है। ये जो कंफ्यूजन है, जो वॉल्यूम श्रिंकिंग वॉल्यूम है, डर ये है कि श्रिंकिंग वॉल्यूम में डर ये होता है कि मार्केट नीचे और ना गिर जाए। ठीक है। मार्केट गिर ना जाए इसलिए ज़्यादा शॉर्ट सेलर एक्टिव हो जाते हैं। हाँ हाँ। उसलिए जो मार्केट रिकवर कर जाती है अचानक से, वो शॉर्ट रिकवरी होती है, तो उसमें शॉर्ट सेलर भी हार जाते हैं। ठीक है। फिर वो ना शॉर्ट सेलर को ना जो लेके काम करने वाले हैं उनको, दोनों को मार रही होती है मार्केट रोजाना। जी ठीक तो इसलिए फिर साइडवेज में चली जाती है। ठीक है। साइडवेज में चली जाती है तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाते हैं और थिन रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही होती है, 400 500 600 या उसका अगर कह लें कि 1000 पॉइंट के दौरान सर्कल में वो ट्रेड कर रही होती है। ठीक है। अब उसके अंदर आपको ट्रिगर चाहिए होते हैं। अब क्या करें मार्केट में, तो फिर आजकल रिजल्ट ओरिएंटेड चल रही है। रिजल्ट ओरिएंटेड चल रही है बिल्कुल, क्योंकि सितंबर क्लोजिंग के रिजल्ट आए हैं, 3-4 रिजल्ट अभी तक जो आए हैं 2 दिन 3 दिन में आउटस्टैंडिंग आए हैं। जी। एक केमिकल सेक्टर से एंग्रो पॉलीमर है, हबीब बैंक है, हबीब बैंक का जी, और आज एसबीएल का था जी, और आरिफ हबीब लिमिटेड जो है इन्वेस्टमेंट बैंक से है। तो ये सब अर्निंग इन्होंने जबरदस्त शो करना शुरू कर दिए। तो ये तो अब जो अर्निंग के बेसिस पे है वो स्क्रिप्ट तो चल रहे हैं जी, चाहे वो अपर कैप लग रहे हों या आप इवन जो आपने कहा कि वनस्पति का सेक्टर में आज लीड किया, तो यूनिटी ने लीड किया। यूनिटी का पिछला रिजल्ट जो था वो बहुत अच्छा था, उसकी सेल्स ज़्यादा थी, सेल ज़्यादा थी, और इवन दो कि कोविड था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था जी। और अब जो सितंबर में वो इसलिए चला है एक्सपेक्टेशंस पे जी कि अब सेल्स नॉर्मल हो गई हैं इस क्वार्टर में, जुलाई टू। मैं प्रिसाइजली मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया हूँ नाजरीन के लिए भी कि नाजरीन इस वक्त जो सुहेल साहब कह रहे हैं कि मार्केट इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है और ये मार्केट की
एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज के अंदर आती है। खूबसूरती है मार्केट की। खूबसूरती है मार्केट की। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा सुफियान, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक जो अभी कमिंग वीक्स के अंदर, 1-2 वीक्स के अंदर FATF के हवाले से साउथ एशियन पैसिफिक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान माइट बी रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और FATF को भी थोड़ा सा इलेबरेट कीजिएगा प्रिसाइजली, और ये क्या वजूहात बनी कि FATF तक का मामला और उसका जो इम्पैक्ट है ऑन आर PSX वो कितना है। जी प्लीज। पहले तो FATF को समझते हैं ना कि FATF क्या है। जी। लोगों के जहनों में है एक गलत परसेप्शन कि ये अगर इसके अंदर हमारा मुल्क है तो ये हमारे मुल्क के लिए बुरी बात है, जबकि ऐसा है नहीं जी। वो एक इदारा बनाया गया है आपके मुल्क को ठीक करने के लिए। जैसे अब पुरानी गवर्नमेंट गई थी तो उसने जो छोड़ी थी चीज़ें, तो अब जो नई गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि अब हम ठीक कर रहे हैं मुल्क को, तो ठीक करने में हम मुश्किलात का सामना है। तो इसी तरीके से जब एक फेज से एक चीज़ गुजर रही होती है, ठीक होने के फेज से, एक चीज़ ख़राब है आपकी गाड़ी, जब वो ठीक होने के फेज से गुजरती है तो वो मुश्किलात का सामना होता है, उसमें पुर्जे चेंज होते हैं, उसमें लोग चेंज होते हैं, मशीनरी चेंज होती है, नई मशीनरी फिट होती है, नया ऑयल चेंज होता है। इसी तरीके से मुल्क के अंदर भी होता है कि कुछ कानून अदल बदल किए जाते हैं ताकि आपका मुल्क ठीक हो सके, आपका माशरा ठीक हो सके, आपका पैसा सही जगह पे यूज हो सके। ये फिर एक सेक्शन भी तो होता है ना, हेड ऑफ द स्टेट की सेक्शन भी तो होती है ना, जब वो अपनी आएगा गवर्नमेंट में जब वो आता है। अब मैं ये ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली आके अपनी पॉलिसीज के हिसाब से ही कवानीन के अंदर रद्दोबदल करता है ना, तो सेम लाइक इसी तरीके से FATF का भी मामला है। नहीं, FATF का वो कवानीन FATF ने पहले से सेट किए हुए हैं, ठीक है, ताकि वो पूरी दुनिया एक तरीके से चल सके, पैसा गलत यूज ना हो सके, ठीक है, गलत पैसा गलत जगह यूज ना हो सके, ठीक है। तो अब कोई मुल्क अगर उस कवानीन पे नहीं चलता जी, तो वो उसे ठीक कराने की कोशिश करेगा। उसके लिए उसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ब्लैक लिस्ट का मतलब तो एक्सट्रीमली, मतलब कि आपका मुल्क हो ही गया खराब, उसके बाद ब्लैक लिस्ट का मतलब तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप सारे मामला बेहतर ना कर लें। ग्रे लिस्ट में चांस होता है, आपके थोड़े मामला बेहतर होते हैं, थोड़े नहीं होते, तो ये चांस होता है कि आप या तो बाहर आएंगे या फिर ब्लैक लिस्ट होंगे, ठीक है। अब जहाँ तक रहा पाकिस्तान का सवाल कि पाकिस्तान बाहर आएगा या नहीं आएगा, जैसे आपने बोला जी, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप की तो फिलहाल कोई रिपोर्ट आई नहीं। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं या जो न्यूज़पेपर हाउसेज हैं वो उन्होंने खबर शाया कर दी कि बाहर आ जाएगा। ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि पहले आप ये कह रहे हैं कि अभी रहेगा। हाँ, और ये गैर मामूली है रहना उसका, क्योंकि FATF 2 दफा तक तो चांस देता है आपको ग्रे लिस्ट में रहने का, उसके बाद सीधा ब्लैक लिस्ट होता है, ठीक है। कोई भी मुल्क सीधा ब्लैक लिस्ट होता है, लेकिन क्योंकि अभी हालात दूसरे हैं, जब लॉकडाउन था तो वो हालात दूसरे थे। हालांकि हमारा जो फैसला होना था वो मई में होना था, फरवरी तक का उसने मौका दिया था, फरवरी में हमने नहीं किया, लेकिन मई में उसका रिजल्ट आना था, आखिरी फाइनल फैसला। वो हुआ नहीं, वो सितंबर तक, अक्टूबर तक कंटिन्यू हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो अब जो मामला आएगा 21 से 23 तारीख के दरमियान, तो हो सकता है पॉसिबली कि गैर मामूली तौर पे पाकिस्तान को एक्सटेंशन मिल जाए ग्रे लिस्ट में। अच्छा, मतलब अभी आप एक्सटेंशन मिल सकती है इसके अंदर, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, क्योंकि ये गैर मामूली चीज है, एक ऐसा होता नहीं है FATF की तरफ से। वो ब्लैक लिस्ट करता है मुल्क को 2 वार्निंग देने के बाद, लेकिन हो सकता है हालात डिफरेंट है, IMF साथ है हमारे, तो हो सकता है प्रोबेबली शायद अभी कुछ उन्होंने हमें रिलीज भी दिया कुछ इसके अंदर, और अभी आई गेस जो आया है कि हमारे जो कर्जे हैं उसकी भी मुद्दत 6 महीने इजाफा कर दिया G7 की तरफ से, G20 की तरफ से, G20 की तरफ से जो आया है कि उसको मेरे जहन में नहीं आ रहा था, 6 महीने मजीद, 6 महीने मजीद दिए, तो वो नजर आ रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि वो रहेगा। ये ग्लोबल विलेज है ना, अगर आपने दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया की माननी भी पड़ेगी ना आपको। अगर आप देखें FATF को, अगर पॉजिटिविटी में अगर उसको देखना चाहें तो आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये तो प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में रहा है, ये तो रहा है। अगर उसको अगर आप टेरर फाइनेंसिंग से हटा भी दें, जो FATF का बड़ा एक फोकस है, सबसे बड़ा फोकस हो उनका एक्चुअल तो टेरर फाइनेंसिंग, अगर उसको हटा भी देते हैं, फर्स्ट रहे फॉर द टाइम बिंग उसको हटा देते हैं, तो उसके अलावा भी तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हमें नुकसान ही दे रही थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, वो तो किसी भी मुल्क को नुकसान ही देगी ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो किसी भी मुल्क को ये तो नहीं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग तो क्यों आता है ज्यादा बाहर, क्योंकि पैसा बड़े पैमाने पे यूज हो रहा होता है, लेकिन जो छोटे पैमाने पे जो पैसा यूज हो रहा होता है, जो करप्शन चल रही होती है, जो गली कूचों में जो ड्रग बिक रहा होता है, उसके थ्रू जो पैसा यूज हो रहा होता है, तो वो भी तो बहुत ज्यादा है हमारे पाकिस्तान में, और वो तो कई सदियों से चला आ रहा है। हाँ, उसी वजह से। ठीक है, खैर ये तो हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। अच्छा सर, मैं अगर आपकी तरफ आता हूँ सुहेल साहब, क्या आपको लगता है कि लेट्स सपोज अगर ये स्टे करते हैं, हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं,
और कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है इनकमिंग 2, 3, 5 डेज, तो क्या लगता है कि आपको मार्केट इससे ऊपर जाएगी? फिर इसकी अच्छी अगर कोई रिपोर्ट आती है तो मार्केट के पॉइंट्स में कुछ इजाफा होगा फिर? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना, हमारी टीम का अपना ओपिनियन है कि हम समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जा सकता। जी बिल्कुल ठीक है। और ना ही ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। ठीक है। क्योंकि जो लोग ये अगर प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में है कि ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, तो ये भी मुश्किल लग रहा है हमें, और ये भी मुश्किल लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा, बाहर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम समझते हैं कि ग्रे लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी, अनप्रेसिडेंटेड होगा, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन होगा, दिया जाएगा, क्योंकि इवेंट जो थे वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थे सारे। उसके बावजूद जो बिल पास कराए गए, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का खास तौर पर पास कराया गया, अगर कंप्लायंस 27 मेन नुकात, उसके अहम नुकातों में से अगर हमने 21-22 पे भी अमल करना शुरू कर दिया है, तो ये भी बड़ी बात है ऐसे मुल्क में जहाँ पर पेंडेमिक हो और अच्छा खासा हो, और उसने इफेक्ट भी किया, और सिंगल मेजॉरिटी, थिन मेजॉरिटी वाली जो जमात अगर हुकूमत पे हो, उसके बावजूद वो बिल पास करा ले काफ़ी मुश्किल तरीन, तो एक तरह से उसकी प्रोग्रेस तो नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, इवेंट जो ये गुजर जाएगा 23 तारीख का, अगर एक हफ्ता ही रह गया, जी बिल्कुल, अगर एक हफ्ता ही रह गया है, उसके बाद रोल ओवर वीक भी होगा, तो एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे मार्केट यहीं रुकेगी, क्योंकि मार्केट को भी अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि ये ऐसा ही होना है। सही है। और जैसे ही क्लियर होगी तो ये रिलीफ होगा, एक अननोन फियर आप बोल रहे थे ना, वो फियर खत्म हो जाएगा कि यार ये ब्लैक लिस्ट, बिल्कुल वो चीज क्लियर हो जाएगी ना। जी। और उसका जो अपना जो बैरियर होगा मार्केट का, कि भाई हाँ यहाँ पर जाके उसने रुकना है, यहाँ पर जाके कहीं सपोर्ट लेनी है, क्योंकि एक थिन रेंज हम देख सकते हैं अगले हफ्ते पूरा। ठीक है। पूरा अगला हफ्ता ऐसे ही जो है साइडवेज टाइप का देखेंगे, जब तक कि ये जो जिन है वो बोतल से बाहर नहीं आ जाता कि भाई ये एफएटीएफ जैसे ही वो क्लियर होगा, आपकी मार्केट बूम करेगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, माइट भी हो सकता है कि अगर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए, अगर इनके जैसे इन्फ्लेशन जा रही है, लेकिन ये इन्फ्लेशन टेम्पररी है। ठीक है। बिकॉज वी ऑल नो कि भाई ये सारा जो बारिशों की वजह से जो फैसिलिटेट होता है सारा निज़ाम जो क्रॉप्स का होता है, जी बिल्कुल, एक आदमी ने उगाना है, दूसरे को पहुंचाना है, तो सारा ये बारिश की वजह से तबाह हो गया। तो वक्ती तौर पे तो हम महंगाई देख सकते हैं, लेकिन इवन IMF ने भी कह दिया है कि 8.2 सिंगल डिजिट्स में रहेगी। तो मुझे लगता है कि फिर वो वापस मॉनेटरी ईजिंग होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह खींचा गया है इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ, जी, जो अगर देखा जाए तो ये हमारी गवर्नमेंट की एक, मैं कह सकता हूँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि लोकली अगर पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली तो पॉपुलर है। इंटरनेशनली तो पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। जो हमें नजर आ रहा है कि UN साथ में खड़ा हुआ है, हर जगह पे उन्हें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है, G20 आपके साथ खड़ा हुआ है अब नजर आ रहा है, G8 आपके साथ खड़ा हुआ है नजर आ रहा है। ये तो चीजें हमें नजर आ रही है। और इस वक्त तो मेरा दुश्मन भी अगर होगा ना, किसी क्रिटिक को भी बिठा दो आप, जी, हाँ, इंडिया को भी बोल दो। नहीं, इवन तो आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जी कि इंडिया की GDP नेक्स्ट जो है प्रोबेबली शायद -10 रहेगी इंडिया की GDP, और हमारी रहेगी कुछ -2। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आज कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा बेहतर कोरोना को संभाला है। तो ये दुश्मन भी कहता है कि पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी क्रिटिक को भी बिठा लें, अगर बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी को बिठा लें, या ऐसे आदमी को बिठा लें जो हमारे मुल्क का ना हो, और अगर वो कह दे कि भाई अगर आप पर्सनैलिटी के बारे में कहना चाहें कि आप एक आदमी को एज अ पर्सन एक्सप्लेन करें या ब्रीफ दें उसके बारे में, तो इमरान खान रिप्रेजेंट करता हुआ हमारे मुल्क को बहुत फखर ही महसूस होता है। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह वो यूनाइटेड नेशन में या कहीं भी रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल, तो ये भी एक रिस्पेक्ट होती है आपकी दुनिया में, आपके प्राइम मिनिस्टर की वजह से आपका मुल्क नाम बेहतर। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर, हमें जो कमेंट्स आते हैं, हमारे पास जो सजेशंस भी आती हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ये समझते हैं कि इनकी वजह से मार्केट हमारी बड़ी एक अनसर्टेनिटी बन गई। 33,000 पे चला गया था, फिर तकरीबन 31-32 हज़ार तक रहा, फिर बाद में ये रिलैप्स होने की तरफ आया है मार्केट की कंडीशन। देखिए, मार्केटें चलती हैं सेंटिमेंट्स पर, ठीक है, स्टॉक मार्केट ही नहीं, जी बिल्कुल, सारी मार्केट है जी। जब आपने देखा शुरू में गवर्नमेंट आई और डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत फिर वो
जो एंटी इंक्रोचमेंट चल रहा था पूरे पाकिस्तान, एक कराची के अंदर स्पेशली चल रहा था, पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा था बिल्कुल। तो वो बिल्कुल एक फिजा रुकी हुई थी कि हम ये भी कर देंगे और नैब को भी पीछे लगा देंगे, तो बाकी कारोबार भी नहीं हो रहे थे, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, वहाँ के सेंटीमेंट्स भी खराब हो रहे थे। अब जो इस वक्त सेंटीमेंट है, आप देखें हमारी एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हुई जी, पर एक्सपोर्ट के लिए ग्राउंड बनना शुरू हो गया है, मजबूत बनना शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक है। हमारी इंपोर्ट कम हुई है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी नहीं है। ऑफ कोर्स 1-2 साल में कुछ नहीं हो जाता, अगर आप इंडस्ट्री भी लगाते हैं और दुकान, इवन छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो उसको भी सेटिंग करते 1-1.5 साल लग जाता है समझने में कारोबार को। लेकिन इसके ऊपर तो खैर लोगों के इख्तलाफात भी हैं कुछ, उसको हम यहाँ पे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि क्या जो इस तरह की इंस्टेबिलिटी आ रही है, जैसे आज भी अगर देखें तो पंजाब में गुजरांवाला में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, और वो डेफिनेटली उन्होंने एक एज अ प्रेशर ग्रुप उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो फोकस किया हुआ है। खैर ये चीज़ें हम बाद में नहीं, लेकिन ये सही है। अगर आप बात करते हैं ना कि अपोजिशन, देखिए पॉलिटिक्स में अपोजिशन का रोल होता है, जरूरी है, उसके बगैर इमरान खान साहब ने भी तो यही किया था जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2014 का धरना जो था जी, उस वक्त भी मार्केटें चल रही थी जी बिल्कुल, मार्केट बल्कि बूम कर रही थी जी बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब के धरने से अगर कुछ होना होता जी उस वक्त, मैं असल में ये चीज़ मैंने इसलिए पूछी कि लोगों के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि वो ये कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी आई तो भाई इन्वेस्ट करना छोड़ दो। ऐसा नहीं है ना। इस चीज़ को किस तरीके से मेमोराइज, इन्वेस्टर है जो मेमोरी, हिस्ट्री, टेक्निकल्स जो चार्ट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी एग्जैक्टली। देखिए अगर आपकी मेमोरी अच्छी होगी ना किसी भी इन्वेस्टर की, तो वो आराम से सोच लेगा कि जब इमरान साहब का 114 दिन का धरना था ना, तो अभी कुछ नहीं होगा। 114 दिन का धरना था, 124 दिन का धरना था, 126 जो भी वॉटएवर, बहुत वो उस पर फख्र भी करते हैं, करने की चीज़ नहीं है अलग है। तो मार्केट सीधी जा रही थी जी, बिल्कुल ठीक है। अब वो मार्केट सीधी जा रही थी, लेकिन मार्केट गिरी कब? जब मार्केट जब बहुत खुद ऊंची चली गई। देखें आप, ये मार्केट के डायनामिक्स के समझने के लिए ये बहाने होते हैं सब, ऊपर जाना नीचे जाना। ये अगर धरने के दौरान मार्केट ऊपर जा रही थी जी, तो पानामा के दौरान नीचे आने का मकसद ये है कि मार्केट इतनी ओवरबॉट हो गई थी, इतनी महंगी हो गई थी कि वो मार्केट ने नीचे आना ही था। मैं सर इसीलिए मैंने आज आपको जो जहमत दी है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारा काम है कि लोगों को एजुकेट करें प्रॉपरली। आपका भी माशाल्लाह से ये एक सेंटीमेंट है कि हम इस चीज़ को लेकर आगे चलें। देखिए लोगों के अंदर ये जो मिसकंसेप्शन है, हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई पॉलिटिकल सिनेरियोस कुछ भी हो, मार्केट अपना बिहेव करती है जिस तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्टर काम करता है। एम आई राइट? मैं इस चीज़ के ऊपर जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, और इन्वेस्टर को इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक ले या सेलिंग की तरफ बिल्कुल चला जाए। एक उसको बड़ा क्या कहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ती है इसके अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना सुना है आपने मार्केट के अंदर? अभी रिसेंट जो हाईएस्ट 13.25 और प्लस स्काइबोर लगा दें आप उसको, लगा दे तो 15 कुछ होता है। लेकिन अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या सेविंग सर्टिफिकेट उस वक्त लेते हैं तो आपको तकरीबन 13, 13.5, 14% ये ऑफर कर रही थी, हर जगह से ऑफर मिल रही थी। साल का अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया कहीं तो आपको 14,000 रुपये मिल रहे थे उस वक्त, जब आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था। इस वक्त आप देखें कि मार्केट जो हमारी कंपनीज हैं जी, उसके रिजल्ट देखें। एक नॉर्मल 2-4 कंपनी को उठा लें, डाटा उठा लें, या फिरोज सन्स लेबोरेटरीज हो, या साजगार इंजीनियरिंग हो, या अभी रिसेंट ये भी अभी की कहानी है सेंचुरी पेपर हो। सेंचुरी पेपर ने अनाउंसमेंट किया 20% बोनस और 15% कैश। सही है, ये उसने अनाउंसमेंट किया अपना पे आउट, ईयरली था पॉसिबली। और उसने अनाउंस करने के बाद 114 पे एक्स हुआ। लोगों को ये हम एक्स वगैरह बताते रहते हैं अपने चैनल पे, वो अपने एक्स पे हुआ और वो वापस नीचे जब खुला एक्स के बाद तो 90s के करीब खुला, और मार्केट डाउन थोड़ी सी हुई तो 85 का लो मारा, और कल या परसों उसका हाई था 122। इतना शिफ्ट एकदम से विदिन 5 डेज मार्केट नीचे जा रही है जी जी, या मार्केट अनसर्टन है जी, मार्केट के पॉइंट्स कहीं नहीं बढ़ रहे लेकिन वो आइटम बढ़ रहे। ठीक है, विद एक्स मतलब कि उसके अंदर लोडेड है 20% बोनस। अगर 20% बोनस अगर आता है तो अगर आपकी 1,14,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती जी, जब आपने एक्स में भी उस दौरान भी लिया होता जब स्पॉट था कि लोडेड विद बोनस, और आपके विद इन 5 डेज आपको
आपको 1,000 शेयर 1,14,000 पे आपको 200 शेयर जो 28,000 में तकरीबन बिकेंगे। अगर वो बोनस आते आते 100 रुपये भी रेट हो जाए तो 20,000 में बिकेंगे। मतलब अच्छा खासा एक महीने के अंदर चंक अच्छा बनता है उसके अंदर भी। एक महीने के अंदर 1,14,000 की इन्वेस्टमेंट पे कैश डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, डिविडेंड सिर्फ बोनस जो 20% है वो बिकेगा 20,000 रुपये में। तो 1,14,000 रुपये 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट विद इन 10 डेज और 1 लाख के अंदर 14,000 रुपये पूरे साल में। तो कैसे आप स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न है उसका कहीं से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में आपको पता ही नहीं चलता कि इसकी रियल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, कितना बूम कर गया है, फ्यूचर मार्केट क्या है, लेवरेज मार्केट क्या है। क्योंकि देखिए ये जैसे कहते हैं ना कि हमारी आम जिंदगी में इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है जी। एक आदमी साइड पे अपना बिजनेस कर रहा है, कोई भी कारोबार कर रहा है और वो अपना इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग को स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। अब वो कौन सी चीज़ें लेता है, किस विजन से लेता है जी। या फिर वो पूरा दिन स्टॉक में ये करता रहता है कि भाई मैं लूँ बेचूँ रोज काम। तो फिर वो हमारे लिए काम करता है, एक्चुअली ब्रोकर के लिए, अपने लिए काम नहीं करता। अपने लिए काम करने वाले लोग साजगार इंजीनियरिंग, एग्रो पॉलीमर पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसके अंदर से 1-2 आइटम ऐसी होती भी हैं जो स्टक हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर उसका कैपिटल वाइज अगर देखें हम कि पोर्टफोलियो कितना बैलेंस पोर्टफोलियो है तो उसकी जो इनकम होगी वो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुझे कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इनसे क्लैरिफाई करनी है और हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है जो नाज़रीन तक पहुँच रहा है वो हमारा मुकम्मल तौर पर पहुँच सके। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, वक्फे के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल फारूक एंड टीम। सुफियान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। हमें फ़ॉरेन जो कॉर्पोरेट्स हैं, हमारे फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, सेलिंग ट्रेंड होता है तो लोग शुरू हो जाते हैं उनको फॉलो करने में। हाँ। तो हमें कितना फॉलो करना चाहिए उनको? उनका तो मार्केट ट्रेंड ही डिफरेंट है। हम फॉलो कर नहीं सकते। उनका एक तो मार्केट ट्रेंड डिफरेंट है। जी बिल्कुल। दूसरा उनकी करेंसी डिफरेंट है। लेकिन हमारा जो इस वक्त लोकली हमारा जो इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल्स हैं खास करके, वो बहुत फॉलो करते हैं। वो उन्होंने देखा कि एक तरफ सेलिंग हो रही है, उन्होंने फौरन से जनाब उनको फॉलो करना शुरू। मुझे ऐसा नहीं लगता अब की बाजार में जो ये दोबारा एक रैली चली है कि इसमें फॉरेनर को ज्यादा फॉलो किया जाता हो। ठीक है। आजकल तो इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फॉलो किया जाता है। अगर इंश्योरेंस की बाइंग ज्यादा आ जाती है तो उसको ज्यादा देखा जाता है। फॉरेनर को हम फिलहाल तो जो हमारे बाजार का लेवल है उस पर फिलहाल पकड़ नहीं सकते। अगर ये तो एक जेनेरिक हो गया ना कि इस वक्त करंट डिस्कशन की बात हो रही है। मैं एक जेनेरिक ओवरऑल बात पूछना चाह रहा हूँ कि लोग फॉलो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को। जी, इंटरनेशनल मार्केट्स को। ठीक है, तो उसमें कितना फॉलो करना चाहिए? मतलब कि नहीं, फॉलो करना चाहिए क्योंकि देखिए दोनों के लिंक जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान का लिंक सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री तो नहीं है दुनिया में। जी जी जी, उसके लिंक पूरी दुनिया से है। पूरी दुनिया की मार्केट पे जो इफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ ही पड़ोसी मुल्क में किसी में कोरोना के केसेस ज्यादा हो गए या उसकी इकोनॉमी नीचे आ गई तो हमारे भी लिंक उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारी मार्केट्स पे भी इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक्सपोर्ट उन्हीं मुल्कों को करेंगे जो ज्यादा करीब है हमारे। जी। अगर उनकी इकोनॉमी नीचे आई तो हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आई। जी। हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आई तो हमारे रुपए पे फर्क पड़ेगा। हमारे रुपए पे फर्क पड़ेगा तो हमारी मार्केट पे फर्क पड़ेगा। डिमांड तो हाँ, तो सारे लिंक जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो इसीलिए फॉलो किया जाता है फॉरेन मार्केट। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं सुहेल साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं अक्सर जब आपको सुनता हूँ, हम टेलीग्राम पे भी आपको सुनते हैं, व्हाट्सएप पे भी या यूट्यूब पे भी जब हम देखते हैं आपको, तो आप एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है आपके यहाँ। मैं सिर्फ उसको नाज़रीन को समझाने के लिए कि वो टर्म एक्चुअली है क्या और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। सेल ऑन स्ट्रेंथ, मैंने आपको ये बहुत सारा सुना है और इसको हम किस तरीके से हम इलेबोरेट कर सकते हैं? हम जब हम लोगों ने टेलीग्राम शुरू किया था तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप थे जी। तो वो हमसे प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहे थे। तो हमने लोगों को पहले तो एजुकेट
टेलीग्राम के लिए किया कि भाई आप टेलीग्राम डाउनलोड करें और उस पे आए और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ट्रेंड भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, सभी टेलीग्राम पे आना शुरू हो गए अब, क्योंकि वो कैपेसिटी इसमें ज्यादा है। वहाँ पे 2 लाख लिमिटेड लोग आ सकते हैं, 2 लाख लोग तो हमारे स्टॉक में अभी पार्टिसिपेंट्स नहीं है, थोड़े से इससे ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो एक ट्रेंड बना। फिर उसके बाद एक जगह पर आके हम खुद कॉशियस हो गए थे, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था, वेरी फ्रैंक कि हम खुद समझ नहीं पा रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। ठीक है, तो हमने एक चीज लोगों को कहना शुरू कर दी कि यहाँ पर अब मोहतात हो जाए, यहाँ पर इस तरह हो जाए कि भाई आप बाय करें, सेल भी करते रहें, बाय भी करते रहें। वो क्या सिचुएशन क्या होती है वहाँ पे, अगर हम मार्केट की टर्म्स में आपसे पूछें? 42,000 जब क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर लोगों को सेल करना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि जब हर तरफ से टिप बढ़ रही होती है ना, और हर तरफ से हरियाली होती है, तो हमने बहुत पढ़ा है कि एवरीबडी इज जीनियस इन बुलिश मार्केट। अच्छा, सही है। तो उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि मैंने ये पूरा टाइप करके लिख के छोड़ दिया था कि भाई आपने इस लेवल पे बेचना ज्यादा है, लेना कम है। अच्छा, लेकिन क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट में चली गई थी और बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बुलिश हो गई थी, तो उस वक्त लोगों ने ये इग्नोर कर दिया। हालांकि वो रैली के साथ साथ तो चले, हमारे 34,000 के साथ साथ वो 40 तक भी चले, हमने 39 पर रुकवाया, 39 पर कॉशियस किया, फिर पैनिक सेलिंग 39 पे नहीं करने दी, फिर 40 पे रोका कि भाई 40 का बैरियर है, फिर 41 के उससे नीचे आई जीआईडीसी का रिपोर्ट आने के बाद IPBs का इवेंट हुआ, फिर इसके बाद वापस जो 40 ऊपर 42 की रैली बनाई, 42,800 पे हमने कहा कि देखिए यहाँ ऊपर जाने की गुंजाइश लग नहीं रही है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ, मतलब अगर आपका प्रॉफिट में है तो आप बेचें, ठीक है, नहीं है तो होल्ड करें, क्योंकि हम खुद डाउटफुल हो गए थे कि अगर यहाँ से अगर ऊपर जाती है मार्केट तो ऐसा ना हो कि वो सामने वाला ऑडियंस या क्लाइंट जो है वो हमें बोले यार आपने तो कहा था बेच दो। तो फिर हमने कहा कि आप टुकड़ों में बेचें और टुकड़ों में बाय करें, ठीक है, जैसे कि मतलब आप कम से कम एटलीस्ट अपना हाफ पोर्शन बेच दें, ठीक है, इतना भी है उसका प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, जैसे आपके पास लाख शेयर पड़े हुए हैं तो 50,000 उसको बेच दें, ज़ाहिर बात है प्रॉफिट में होगा, क्योंकि 42,000 सीधी रैली चली है। जी जी, लेकिन वो लोग वहां पर एग्जिट नहीं कर सके, वो एग्जिट नहीं कर सके तो उसके अंदर मार्केट ने फिर नीचे इतनी जिगजैग चली, मार्केट ट्रिकल डाउन हुआ, बिल्कुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आया। अब ये यूं मार्केट चलने से क्या होता है कि आप ना, मैंने पहले कहा ना, जिस तरह जो बेयरिश मूवमेंट वाले लोग जो होते हैं वो भी नहीं समझ पाए मार्केट को, और जो बुलिश वाले हैं वो भी नहीं समझ पाए, अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाए। वो यूं चलने से क्या होता है कि आप कभी भी नहीं ये बिल्कुल एग्जैक्टली बोल सकते कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी या यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो वहां पर लोग स्टक कर गए। डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर नहीं, लेकिन देखे ना 1 महीना हो गया। सेल ऑन स्ट्रेंथ में भी सबसे जो असल जो मेन वर्ड है वो है सेल। हाँ जी, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, बेचना आना चाहिए आपको। अगर आप एक चीज में फंस के रहेगा तो फिर उसमें फंस के रहेगा, फिर निकल नहीं सकते। अच्छा, इसके अंदर क्या साइकोलॉजी भी इसके अंदर इफेक्ट करती है कि एक बंदे के पास 50,000 शेयर्स पड़े हुए हैं और 42,000 से ऊपर, अब ये तो आप सोच रहे हैं ना, फोर्सिक आप कर रहे हैं, एज एक क्लाइंट जो है, एक जनरल क्लाइंट जो है, वो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो ये सोच के बैठा हुआ है कि यार ये 43,000 पे भी जाएगी, नहीं, सेल करता ही नहीं है। वो जो क्लाइंट्स होते हैं या जो भी जिसके पास शेयर्स होते हैं या फिर शॉर्ट सेलर होता है, जो भी होता है, इंडेक्स को वो मूव देखते ही नहीं है। मेरे ख्याल से इंडेक्स को बाहर की दुनिया ज्यादा देखती है। अच्छा, एक गेज करने के लिए। सही। ट्रेडर जो होता है या फिर इन्वेस्टर होता है वो अपने स्क्रिप्ट को देख रहा होता है और बाहर के हालात को देख रहा होता है। सही। इंडेक्स की मूवमेंट को काम करने वाला आदमी नहीं देखता, जो नया आदमी होता है बेसिकली शायद वो देख रहा होता है, लेकिन जो पुराना आदमी होता है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती है, ज्यादा तवज्जो नहीं होती उसको। ज्यादातर अपने स्क्रिप्ट से, अगर जैसे ना अभी 2-3 दिन से एग्रो पॉलीमर कैप हो रहा है, पर इंडेक्स नीचे जा रहा था उसके रिजल्ट्स की वजह से जी, 1-2 कैप है, और कुछ स्क्रिप्ट रहते हैं जैसे कोहिनूर इंडस्ट्रीज है, वो 3 रुपए का शेयर, 4 रुपए का शेयर 10 रुपए हो गया आज, कंटिन्यूअस लॉक लगता हुआ। उसके पीछे आज कोहिनूर स्पिनिंग मिल आज अपर कैप हो गया, उसी ग्रुप का टेक्सटाइल आज टॉप सेक्टर्स में। पिछले दिनों 3 अपर कैप खैबर टोबैको ने लगाए। तो कभी कभार आइटम्स स्क्रिप्ट जो होती हैं फंडामेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि फिर वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को और टेक्निक्स को नहीं देखते, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं जाते ना, क्योंकि अगर इन्वेस्टर को पता है कि मैंने कहा ना आपसे 2 किस्म के लोग होते हैं जी, इन जनरल 2 किस्म के लोग होते हैं। एक जो स्टॉक की प्राइस पे खेल रहा होता है, ठीक है, और एक आदमी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के बिजनेस पे खेल रहा होता है। तो अगर आप उसके बिजनेस पे खेल रहे हो
तो फिर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल सिनारियो क्या है। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक्चुअली हमारे जो प्रोग्राम का मेरे ख्याल में क्रक्स होगा ना आज का, तो मुझे ये चीज़ बड़े अच्छे से और नाज़रीन को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी कि भाई ये पॉलिटिकल सिनेरियोज या कोई भी आपकी अनसर्टेनिटी जिसको आप बोलते हो सो कॉल्ड, उसका मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट डे टू डे वाले को पड़ता है, डे टू डे वाले को पड़ता है। और जो लॉन्ग टर्म में काम कर रहे होते हैं उनको कोई इस चीज से नहीं, अगर जिनकी प्रॉपर स्टडी है, जो लॉन्ग टर्म जो वाले चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये चीज जरूरी नहीं है कि आप उसकी प्राइस को देखें। ठीक है, उसके बिजनेस पे वॉरेन बफेट कहता था कि मैं, वॉरेन बफेट से आप पूछेंगे ना तो वो 2 टर्मिनोलॉजी यूज करता है जी जी, कि शेयर्स को कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, वो कहता है वो हमेशा के लिए। ठीक है, हाँ, और वो कहता है कि आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए। अगर उससे पूछे हैं आप, उसके आप इंटरव्यू वो पढ़ें किताबें, उससे अगर आप वो सवाल किया गया कि भाई ये कौन से शेयर लेना चाहिए, तो वो बोलता है कि मैं ऐसे शेयर लूं कि स्टॉक एक्सचेंज बंद भी हो जाए 5 साल तक, तब भी मुझे कंपनी रिटर्न देती रहे। अच्छा, जबरदस्त जी। तो ये इन्वेस्टर की टर्म, हमारे यहाँ बेस कम है ये। हाँ। हमारे यहाँ प्लेयर्स ज्यादा हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्प ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, वीकली ट्रेडर्स, मंथली ट्रेडर्स, आर्ली ट्रेडर्स। तो इसलिए ज्यादातर ये जो जिगजैग मूवमेंट है, अनसर्टेनिटी, पैनिक, बबल इसीलिए बनता है, या फिर लेवरेज पोजीशन में बबल बनता है, ये सब इसीलिए होता है। और डे टू डे मूवमेंट जो चल रही है ना, आप देखते हैं ये जो ग्रुप चल रहा है वगैरह, इन्वेस्टर को इनसे ना फर्क पड़ता है ना वो इनमें होता है। ठीक है, हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं मुझे, फिर उसके बाद प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको, चाह तो नहीं रहा कि हम इसको खत्म करें, यहाँ पे वाइंड अप करें। 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी। एक तो इन्वेस्टर का टेम्परामेंट कैसे डेवलप किया जाए, अगर सुफियान अगर आप कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहें। टेम्परामेंट डेवलप कैसे किया जाए? टेम्परामेंट देखो जब ही डेवलप होगा जब वो हारेगा। अच्छा, हार ही सिखाएगी उसको। उसे पता चलेगा कि मैं गलत चीज में घुसा था, या मैं गलत टाइम पे घुसा था, या मैं सही टाइम पे बेच नहीं सका, तो ही उसे उसका टेम्परामेंट जब बिल्ड होगा कि मैं जल्दी, मतलब कि ठोकरें लगेंगी, हाँ, तो ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, बहुत ही कम आते हैं मेरे पास। अगर आए होंगे, अगर ये पिछली अगर जो रैली चली है इसमें अगर 300-400 लोग क्लाइंट हमारे आए हैं, तो उसमें से मेरा ख्याल है, मुझे जहां तक याद पड़ता होगा, 1 से 2 इन्वेस्टर याद पड़ते होंगे सिर्फ 300-400 लोग में से। अच्छा, मतलब माइनर केसेस होते हैं। हाँ, माइनर केसेस होते हैं जो कंपनी को समझ के आते हैं कि कंपनी मुझे कौन सी, बाकी सब के सब, हाँ, यही तो। इसीलिए टेम्परामेंट कोई डेवलप कर नहीं सकता। एक तो टेम्परामेंट मेरे ख्याल से, दूसरा एक और चीज, अगर अपना स्टाइल आदमी समझ लेना कि भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकता हूँ, या मैं, मेरी नफ्सियात शॉर्ट टर्म की है, अपने आप को पहचान ले, वो भी जीत सकता है इस मार्केट से। सही। अगर वो डबल माइंडेड है, अगर वो हार गया है, उसके बाद सोचा मैं अब मुझे इन्वेस्टर बन जाना चाहिए, तो वो इन्वेस्टर नहीं बन सकता। अच्छा, आपके पास भी क्लाइंट्स आते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी और इसका लिंक भी यही करता, तो आप लोग मार्केट में क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से फिर रिएक्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, या उसे गाइड कैसे करते हैं? मुश्किल होता है इस तरह की फाइनेंशियल मार्केट में क्लाइंट को टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर 100% गाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास अगर 1000 क्लाइंट हैं, अगर पास हमारे पास, हमारी टीम के पास, और कुछ लोग टोटली जो है हमसे, ज्यादातर जो है वो ऑटोमेटेड है जी, वो ज्यादातर हमसे कनेक्टेड नहीं होते, और वो ज्यादातर अपना काम खुद करते हैं, तो वो समझ ले कि उनकी परसेंट हो गई 15%। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि 1-2% ऐसे आते हैं जो उनको खुद पता होता है क्या करना है, वो किसी से पूछते ही नहीं है। ठीक है। उनकी अगर आप तादाद लगा लें तो 10%। कुछ लोग हमारे साथ, मेरे साथ, जैसे मैं 17 साल से कर रहा हूँ एज ए डीलर, तो मेरे साथ कुछ लोग 17 साल से बंधे हुए हैं, तो सोचे कितना टेम्परामेंट होगा उनका। 17 साल से मेरे साथ वो हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह टेम्परामेंट, तो 10% वो निकाल लें। अब मेजोरिटी में जो 60-65% है, वो लोग जो है उनको संभालना बहुत मुश्किल है। बहुत ठीक है। वो डे टू डे की जो मूवमेंट है, उस पर हम लोग उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। उनको खुद हम क्या संभालेंगे, वो खुद को खुद नहीं संभाल सकते, क्योंकि वो एक स्पेकुलेशन करते हैं और उसे नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो उन्हें खुद समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ और कैसे करना है। कर सकते हैं उसको, अगर वो ट्रेडिंग को भी करना चाहें तो ट्रेडिंग दुनिया में होती है, चाहे वो फॉरेक्स में हो, चाहे कमोडिटीज में हो, लेकिन वो तय कर लें कि उनकी साइकी क्या है, उनको क्या सूट करता है। अगर वो बोले हारने के बाद कि भाई जी नहीं, अब मैं शराब पकड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूंगा, तो तब भी नहीं बन सकेगा वो। ठीक है, मतलब अभी आप ये कि टेम्परामेंट इंसान ने या इन्वेस्टर ने जो आपके पास आ रहा है, उसने अपना खुद डेवलप करना है, और जितना वो येलो पेजेस करेगा, स्टाइल डेवलप करना जी, स्टाइल डेवलप करना है, और जितना वो मार्केट का खुद रिसर्च करेगा, खुद उसको स्टडी करेगा, खुद उसको पढ़ेगा, और खुद उसकी जाके छानबीन करेगा, कंपनीज को अच्छे तरीके से खुद देखेगा,
हाँ, आपको जो आपके ब्रोकर हाउसेज हैं ये आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स योर ओन डिसीजन वेयर टू इन्वेस्ट और कहाँ जाके आपने मार्केट में शेयर्स को परचेज करना है, कहाँ आपने सेल करना है और कहाँ आपने बाय करना है। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो सेशन था, जो इंटरव्यू विद सुहेल फारूक एंड टीम एफिलिएटेड विद मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान, हम उम्मीद करते हैं कि आप तक जो हमारी मालूमात, जो इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि एवरी फ्राइडे हम इस तरह का एक सेशन रखें और इन टीम्स के साथ ये टीम्स हैं या और भी टीम्स हैं जो भी काम कर रही हैं इस मार्केट में, अगर ये हमें कमिटमेंट दे दें तो हम इनको ही मदऊ कर लिया करेंगे, क्योंकि ये बहुत अपना मसरूफ वक्त से इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, हम इनके बहुत मशकूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, मोहम्मद सुफियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। देखते रहिए प्रोग्राम स्टॉक गाला। अल्लाह हाफिज़।